आज की एक बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में शुरू हुई पूजा पर फिलहाल के लिए कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती नहीं दी, इसलिए इस विषय पर अदालत अभी कोई फैसला नहीं लेगी और अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि 6 फरवरी तक ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में निरंतर पूजा चलती रहेगी और इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि मुस्लिम पक्ष को इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पहले अपील करनी चाहिए, लेकिन अब हाई कोर्ट से भी मस्जिद कमेटी को तत्काल कोई भी कानूनी राहत नहीं मिली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ मुस्लिम पक्षकार इस मामले में अब अदालतों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं और हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। और इस बात को आप आज की 2 बड़ी घटनाओं से समझ सकते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ जब 1,500 से ज्यादा लोग ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और स्थिति यह हो गई कि पुलिस को सैकड़ों लोगों को मस्जिद के बाहर ही रोकना पड़ा और उनसे पास की दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक 300 से 400 लोग ही जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद जाया करते थे, लेकिन मस्जिद के तहखाने में जब से पूजा शुरू हुई है उसके बाद से इस बार यानी आज 1,500 से ज्यादा लोग पूजा के विरोध में नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद में हो रही पूजा के खिलाफ आज काशी में अधिकतर मुसलमानों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी हैं, प्रोटेस्ट के तौर पर विरोध अपना दर्ज कराने के लिए। और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने मुस्लिम समाज से आज बंद का आह्वान किया था और कहा था कि उन्हें आज के दिन अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का विरोध करना चाहिए। और इस अपील पर काशी में लगभग पूरा मुस्लिम समाज एकजुट आज नजर आया। और अब आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तब उन्हीं की पार्टी के एक सांसद देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सांसद डी.के. सुरेश ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह भेदभाव उन्हें दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर कर सकता है। ನಮ್ಮ ಪಾಲೇನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ हमें अपना पैसा चाहिए, चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम हो या डायरेक्ट टैक्स के तौर पर हमें अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। हम दक्षिण भारत के साथ हर स्तर पर अन्याय होता देख रहे हैं। कुल मिलाकर विकास के लिए हमारे हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटा जा रहा है। हर मामले में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर हमने आने वाले दिनों में इसकी निंदा नहीं की तो हमें अलग देश की मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भाषा हम पर थोपी जा रही है। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣ 57 वर्ष के डी.के. सुरेश कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के भाई हैं और वो अब तक कुल 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसी देश की संसद में भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली थी। लेकिन आज वो इसी देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत को एक अलग देश बना देना चाहिए। वैसे आज आपके लिए हमारे पास डी.के. सुरेश के बारे में एक और भी जानकारी है जो शायद आपको चौंका देगी। गरीबी पर लच्छेदार भाषण देने वाले डी.के. सुरेश 338 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मेरे पास इस समय एडीआर की एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में, जिसमें डी.के. सुरेश ने वर्ष 2014 के चुनावी एफिडेविट में अपनी संपत्ति लगभग 85 करोड़ रुपए बताई थी। यह मैं आपको बता रहा हूं 2019 में, लेकिन 5 वर्षों के बाद 2019 में जब उन्होंने वर्ष 2019 में नया एफिडेविट चुनाव आयोग में दायर किया, तब उनकी यही संपत्ति 85 करोड़ रुपए से 338 करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी 5 साल में उनकी संपत्ति 253 करोड़ रुपए बढ़ गई और वो भारत के तीसरे सबसे अमीर और करोड़पति सांसद बन गए।
लेकिन आज वो गरीबी की बातें कर रहे हैं और बजट में भेदभाव को मुद्दा बनाकर दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कह रहे हैं। तो आज मैं एफिडेविट उनका लेकर आया हूं और इस एफिडेविट में देखिए, मेरे हाथ में ये एफिडेविट है जिसकी एक कॉपी आपके स्क्रीन पर भी है और यहां पर 2019 में वो थर्ड रिचेस्ट विनर इन लोकसभा 2019 इलेक्शंस थे, डीके सुरेश। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 338 करोड़ रुपए की उनकी जो है कुल मिलाकर संपत्ति थी, जो पहले 85 करोड़ हुआ करती थी। आज संसद में डीके सुरेश के इस बयान पर काफी हंगामा हुआ है और बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। और अब हम आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक फाइनल ड्राफ्ट उत्तराखंड में अब तैयार हो चुका है। यह उत्तराखंड में लागू होगा और यह ड्राफ्ट जिस एक्सपर्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया है उसका गठन 27 मई 2022 को हुआ था और इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई थी। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को 4 खंडों में तैयार किया गया है, जिसमें पहले खंड में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, दूसरे खंड में कानून से जुड़ा ड्राफ्ट कोड है, तीसरे में इस विषय से जुड़े हितधारकों के सुझाव हैं और चौथे खंड में प्रारूप संहिता को ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के कवर पेज पर न्याय की देवी को दर्शाया गया है, लेकिन न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई इसमें नहीं है। सबसे खास बात यह है, यहां पर पट्टी नहीं बंधी है। एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि कानून सभी धर्मों के लोगों को समान नजरों से देखे, इसलिए इसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है और इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को एक विशेष नाम दिया गया है और वो है समानता द्वारा समरसता। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अब उत्तराखंड की सरकार एक बिल का रूप देगी जो 6 फरवरी को उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया जा सकता है और अगर यह बिल पास हो गया तो गोवा के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। इस कानून के लागू होने से सभी धर्मों में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष हो जाएगी और लड़कों की न्यूनतम उम्र सभी के लिए, सब धर्मों के लड़कों के लिए 21 वर्ष हो जाएगी। फिलहाल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में तो लड़कियों को 18 वर्ष की उम्र में ही बालिग माना जाता है और अगर इससे पहले इन धर्मों में किसी लड़की की शादी होती है तो ऐसे मामलों में पुलिस शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इस्लाम धर्म में अभी यह कानून नहीं माना जाता। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक 15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़की की शादी की जा सकती है और यह गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो बाकी धर्मों की तरह इस्लाम में भी मुस्लिम लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हो सकेगा, यानी सबके लिए एक समान आयु का कानून बन जाएगा। दूसरा, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के तहत उत्तराखंड में शादी का रजिस्ट्रेशन अब सभी धर्मों के लोगों के लिए अनिवार्य होगा। तीसरा, तलाक के मामलों में पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे। चौथा, पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। फिलहाल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, उन पर तो पहले से ही ये कानून लागू है और अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक देश में सभी मुस्लिम पुरुषों को बिना तलाक लिए 4 शादियां करने की छूट है, लेकिन उत्तराखंड में अभी सभी धर्मों के लोग समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। 5वां पॉइंट इसमें है, पैतृक संपत्ति पर पुरुषों और महिलाओं का अब बराबर का अधिकार होगा, यानी जो हमारे देश में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहन हैं, उन सब का बराबर का अधिकार संपत्ति में होगा। छठा, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले सभी कपल्स को अब पुलिस में इसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जमा कराना होगा, यानी पुलिस को पहले से बताना होगा कि यह कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। इससे पहले अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया जाता था, तो अब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई रहता है वहां उत्तराखंड में, कोई भी कपल, कोई भी लड़का लड़की अगर रहते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर यह डिक्लेरेशन देना होगा। और 7वां, अनुसूचित जनजाति के लोग इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे
जिसके बारे में पूरे दिन भारत में चर्चा चलती रही। ये खबर पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। लोग लगातार एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं और लोग काफी हैरान हैं। और वो खबर जो आज हम आपको बताएंगे वो ये है कि मॉडल पूनम पांडे की मौत के दावे का सच क्या है। आज दिन भर सोशल मीडिया पर यह लगातार चर्चा रही। आपके पास भी यह मैसेज जरूर आया होगा कि 32 साल की उम्र में पूनम पांडे की सर्विकल कैंसर से मौत हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस खबर पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। इस खबर में कई लूप होल्स हैं, जैसे कि यह स्पष्ट नहीं है कि पूनम पांडे की मौत किस अस्पताल में हुई, उनका इलाज कौन से डॉक्टर्स कर रहे थे, उनकी डेड बॉडी इस समय कहां है, उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा, उनका परिवार इस समय कहां है, क्या कर रहा है, और ये तमाम जो जानकारियां हैं ये पूरी तरह से मिसिंग है। बड़ी संख्या में बॉलीवुड से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि पूनम पांडे इतनी कम उम्र में नहीं रही। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि पूनम पांडे का इलाज कहां चल रहा था, वो किस अस्पताल में थी और उनका शव इस समय कहां है। आज पूनम पांडे एक पहेली बन गई है और अब एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, इसलिए हो सकता है कि कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए पूनम पांडे की मौत की यह खबर जानबूझकर फैलाई गई हो। क्योंकि जब यह खबर आई तब से देश के लोग इंटरनेट पर लगातार यही सर्च कर रहे हैं कि ये जो सर्विकल कैंसर है ये असल में होता क्या है। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि हो सकता है ये पब्लिसिटी का कोई स्टंट हो, मार्केटिंग का कोई नया गिमिक हो सकता है पूनम पांडे किसी मुद्दे को या किसी खास प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हो। आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में। पूनम पांडे की मौत की खबर आज सुबह आई जब उनके खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुए एक मैसेज में यह लिखा कि आज सुबह सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मृत्यु हो गई है और 32 वर्ष की उम्र में वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। ऐसा पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा हुआ है। और क्योंकि यह मैसेज पूनम पांडे के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुआ, इसलिए इस खबर पर शक करने की किसी के पास कोई वजह नहीं थी और लोग यही कह रहे थे, यही मान रहे थे कि कोई अपनी मौत को लेकर इस तरह से इतना बड़ा मजाक तो नहीं कर सकता। इसलिए यह सच ही होगा कि पूनम पांडे की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर के बाद बॉलीवुड के तमाम कलाकार और सेलिब्रिटी जो पूनम पांडे को जानते थे या उनके साथ रियलिटी शोज में काम कर चुके थे, उनके दोस्त हैं, वो तमाम लोग पूनम पांडे की मौत पर श्रद्धांजलि देने लगे, दुख जताने लगे। और इस बीच पूनम पांडे की पीआर टीम ने यह जानकारी दी कि उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है, जो कि उनका पैतृक स्थान भी है। लेकिन हमारी टीम ने जब कानपुर में तफ्तीश की तो पता चला कि कानपुर में पूनम पांडे नाम की 2 मरीज हैं जिनका कैंसर का इलाज हुआ है। इनमें पहली पूनम पांडे 36 वर्ष की हैं और वो अभी जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है और उनका कहना है कि वो मॉडल पूनम पांडे को नहीं जानती। दूसरी पूनम पांडे कानपुर में 65 वर्ष की हैं और वो भी जीवित हैं और उनका कहना है कि उन्हें भी मॉडल पूनम पांडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पूनम पांडे की जो पीआर टीम है उसने जो जानकारी दी वो जानकारी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूनम पांडे की मौत की खबर आई है, लेकिन उनकी डेड बॉडी कहां पर है, उनका अंतिम संस्कार हुआ है या कहां होगा, इसके बारे में अभी तक किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। अब आप ये वीडियो देखिए जो पूनम पांडे ने 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और इस वीडियो का कैप्शन था ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इसका कैप्शन हमारे शो की तरह ही था, ब्लैक एंड व्हाइट। यहां एक बात यह भी है कि पूनम पांडे 29 जनवरी को मुंबई में थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें कहीं नहीं देखा गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो 3-4 दिन पहले तक ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी जिसमें वो बिल्कुल फिट दिख रही हैं, खुश नजर आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। कोई कह नहीं सकता कि 3-4 दिन पहले के इन वीडियोस में पूनम पांडे इस स्थिति में है कि वो बीमार हैं या 3-4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि उनकी अचानक से मृत्यु कैसे हो गई और वो कानपुर कैसे पहुंच गई, जबकि 2-3 दिन पहले वो मुंबई में थी।